the message for screenshot. यस मैम। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था ये परचेज प्राइस का इलास्ट्रेशन, तो पहले ये करते फिर देखते कौन सा क्वेश्चन करते। ये वाला हम लोगों ने कर लिया था इलास्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन at what price per unit would part number A32 be entered in the store ledger। बोल रहा है कि कितने प्राइस पे स्टोर लेजर में पार्ट नंबर A32 को हम लोग जो है एंटर करेंगे, मतलब कितने प्राइस में इसे लिखे। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर A32 क्या है, ये कोई मेटेरियल होगा। ठीक है, तो एक यूनिट के कितने प्राइस में लिखे ये बोल रहा है। इफ द फॉलोइंग इनवॉइसेस वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर, तो सप्लायर से इनवॉइस मिलने के बाद ही तो पता चलेगा कि हम लोगों ने कितने में खरीदा, तो उसी हिसाब से हम लोग फिर उसे एंटर करेंगे, मतलब स्टोर लेजर में उसका एंट्री करेंगे। तो कितने वैल्यू से एंट्री होना चाहिए वो पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या डेटा दिया है। बोल रहा है 200 यूनिट पार्ट नंबर A32, मतलब वो जो मेटेरियल है उसका नाम है, वो 200 यूनिट जो है @5 करके जो है इसका प्राइस है। इनवॉइस जो बना है ना, जो बिल, उसमें लिखा हुआ है कि इसका प्राइस कितना करके है, 5 रुपीज करके। तो 5 रुपीज करके यानी ये कितना हो गया है, 1000। ठीक है, 200 इंटू 5, 1000, ये उसका नाम है, ये नाम है प्रोडक्ट। फिर डिस्काउंट मिला है इस पे 20%। ठीक है, ये हो गया 800। अच्छा, जीएसटी देना पड़ेगा 96 12% के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 896। फिर पैकिंग चार्जेस है, बोल रहे हैं कि 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, मतलब पैकिंग किस चीज का, बॉक्स में पैक होके आया है ये वाला मटेरियल, और ये बॉक्सेस नॉन रिटर्नेबल है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रिटर्न करने से कुछ पैसा मिल जाएगा। ऐसा होता है ना कि पहले पैसा जमा ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर रिटर्न कर देते हैं तो कुछ अमाउंट जो है रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, नॉन रिटर्नेबल का मतलब ये पैकिंग जो है, ये पैकिंग जो बॉक्सेस है, ये रिटर्नेबल नहीं है कि रिटर्न कर देंगे उसके बाद कुछ उन्होंने हमें रिफंड करना है पैसा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये पेमेंट 50 चला गया, इसमें कुछ वापस आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, अब जीएसटी का हमें इनपुट मिलेगा कि नहीं वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। देखते हैं, बोल रहा है कि ए 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। अगर 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, कौन करेगा, जिन्होंने ये पार्ट नंबर A32 खरीदा है, मतलब जो परचेजर है, वो अगर 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देगा तो उसे 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। मतलब ऐसा एक्चुअली जो है ये स्कीम है, बोल सकते हैं कि सेल करने के टाइम पे मान लो बोल दिया जाता है कि ठीक है आप 2 महीने बाद पैसा दे दीजिएगा, फिर ऐसा स्कीम बोल दिया जाता है कि अगर आप 30 डेज के अंदर दे देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, डिस्काउंट लेने के लिए जो डेटर है, मतलब जिसने ये परचेस किया है, वो क्या करेगा, मतलब क्रेडिट पे किया होगा ना परचेस, तो बाद में पैसा देगा, तो ये 2% क्या होगा ना, डिस्काउंट के लिए वो अर्ली पेमेंट करना चाहेगा, 30 डेज के अंदर पेमेंट करना चाहेगा। तो इससे सेलर को भी बेनिफिट है, परचेजर को भी। परचेजर का बेनिफिट क्या है, उसे 2% डिस्काउंट मिलेगा, और सेलर का बेनिफिट क्या है कि उसे पैसा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो जहां पर वो 2 मंथ्स का सेल का बात था, उधर तो गुड आफ्टरनून मैम। तो देखो यहाँ पर जो सेल का बात था कि वो 30 डेज के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, 30 डेज के अंदर पेमेंट करते 2% डिस्काउंट, तो ये दोनों का बेनिफिट है। लेकिन ये डिस्काउंट, इसको क्या डिस्काउंट बोलते हैं, इसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब अर्ली पेमेंट पे जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट है, मतलब ऑलरेडी बिल बना हुआ है उस पे और 2% डिस्काउंट हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें 30 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, ये जो डिस्काउंट है इसका क्या नाम है, इसको तो बोलते हैं कैश डिस्काउंट, सही है, बट इस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, इसका नाम अकाउंट्स में 11 में स्टार्टिंग में 2 तरीके का मैम डिस्काउंट तो ट्रेड पढ़। डिस्काउंट।
हाँ, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका पेमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है तो हमें भी वो डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब अर्ली पेमेंट के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। फिर बोल रहे डॉक्यूमेंट्स सब्सटेंटिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। बोल रहा है कि जीएसटी के बारे में एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें क्या बोल रहा है, इनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट, जहां पर ये दिख रहा है कि हमें इनपुट क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो फिर ये जीएसटी का जो 96 है, क्या ये हमें वापस मिल जाएगा? बोलो, इनपुट क्रेडिट मिलने का मतलब क्या होता है? मतलब क्या ये हमारे लिए फिर, मतलब ये 96 जो है, क्या ये हमें मतलब पे तो करेंगे, बट अगर हमें रिटर्न मिल रहा है, इनपुट इनपुट क्रेडिट मिलने का मतलब क्या है? इसका बेनिफिट मतलब मिलेगा ना हमें फ्यूचर। 196। हाँ, तो ये 96 हमें, और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या 96 का चार्ज हमें लेना पड़ेगा? क्योंकि देखो लास्ट दिन जब मैंने करवाया था तब मैंने बोला था कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो फिर वो हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मतलब इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ही तो होता है पेड बट रिफंडेबल, पे तो किया है बट बाद में रिफंड हो जाएगा। तो इसका मतलब 96 का चार्ज हमें बेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें अपने परचेस प्राइस डिसाइड करते वक्त उसको हमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें पे करना पड़ेगा उस टैक्स को, जैसे प्रीवियस क्लास में कस्टम ड्यूटी था, ये कोई रिफंड वाला नहीं था, तो पे करना पड़ेगा तो फिर वो तो परचेस प्राइस में ऐड होगा। और अगर पे किया है लेकिन बाद में रिफंड हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में, तो फिर उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब काउंट अगर कर भी लेते हैं तो फिर बाद में माइनस भी तो हो जाएगा ना, मतलब देखो क्या होगा। यहाँ लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बता पा रहे हैं। तो टैक्स तो करते हो, समझ गए हो मेरा बात, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं पहले कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ये निकालने के लिए बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, व्हाट प्राइस पर यूनिट, ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट। गुड आफ्टरनून मैम। परचेज प्राइस, ठीक है, ये तो पे करना ही पड़ेगा। परचेज प्राइस कितना पे करना पड़ेगा? परचेज प्राइस पे करना पड़ेगा 200 इंटू 5, क्योंकि हम लोगों ने 200 यूनिट खरीदा है 5, तो कितना पे करना पड़ेगा? 1000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब 20% डिस्काउंट मिलेगा, ये तो ट्रेड डिस्काउंट है तो मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारे प्राइस को कम करेगा। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है परचेस करते वक्त तो अच्छा बात है, तो हमारा कुछ परचेस प्राइस कम हो जाएगा, तो ये 200 हो रहा है, तो कितना हो गया? 800, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नेट परचेज प्राइस, मतलब परचेज प्राइस में इसका नेट वैल्यू हो गया ना। हमारा ग्रॉस परचेज प्राइस वैल्यू था 1000, अब जो सेलर है वो बोल रहा है 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो अच्छा है, 20% डिस्काउंट किस पे काउंट होगा? जो परचेज प्राइस है उस पे काउंट होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट पे अगर बोला जाता है कि इस पे इतना डिस्काउंट है, ठीक है, जो सभी के लिए होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, किसी एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये हो गया। अच्छा, अब जीएसटी बोला है 12%, अब हम लोग जीएसटी दिखा सकते हैं, जीएसटी ऐसे दिखा सकते हैं @12%, अभी लिखो मत, ठीक है, हम इसको हटा देंगे। जीएसटी @12% दिखा सकते हैं जो कि 96 है, लेकिन अगर मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो मुझे यहाँ पर माइनस कर देना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है ना, इसका हमें क्या मिलेगा? इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो अगर मुझे इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो फिर से ये मुझे क्या कर देना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो बेटर है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो इसे दिखाएंगे नहीं, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, एक बार पे किया फिर जो है रिफंड होगा, तो फिर इसका मतलब इसका इम्पैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग दिखाए तो ऐसे दिखा सकते हैं, बट ऐसे दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब हम लोग इसको दिखाएंगे ही नहीं अगर हमें रिफंड मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो फिर हम लोग दिखाते, जैसे लास्ट क्लास में कस्टम को हम लोगों ने दिखाया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी को। अच्छा, फिर यहाँ पर पैकिंग चार्जेस बोला है। यहाँ पर पैकिंग चार्जेस हम लोग को बोल रखा है 50 रुपीज, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ऐड पैकिंग चार्जेस।
₹50, ठीक है। तो इसका प्राइस कितना हो गया, ₹850, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट था उसमें ये टू वाला पॉइंट का तो हम लोगों ने जो है यूज कर लिया कि इसके वजह से हम लोगों ने 96 को लिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक बार लिखेंगे ऐड करके फिर लेस करके, तो ये लिखा नहीं। और पॉइंट 1 जो है कैश डिस्काउंट, ये हम लोगों ने क्यों नहीं दिखाया, बोल सकते हो कैश डिस्काउंट क्यों नहीं दिखाने का जरूरत, मतलब दिखाने का जरूरत क्यों नहीं पड़ा। देखो, कैश डिस्काउंट तो तब मिलेगा ना अगर हम लोग 30 डेज के अंदर पे कर रहे हैं। क्या हमें यहाँ पर बोला है हम लोग कब पे करें, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। हमें बोला है कि ये बिल है, तो बताओ कि कितना में अपने स्टोर लेजर में इसे एंटर करें। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ चेंज वेंज करना था, जो कि करना पड़ा, जैसे कि जीएसटी हटा दिया हम लोगों ने। तो फिर हम लोग का प्राइस जो यहाँ 946 दिख रहा है, वो हमें यहाँ पर 850 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कैश डिस्काउंट है वो तो मुझे तब मिलेगा ना जब हम 30 डेज के अंदर पे करेंगे, बट यहाँ तो भी पेमेंट का बात हुआ ही नहीं है कुछ, ठीक है। हमें बोला है ये बिल थमाया है और ये कंडीशन है, कितने रुपए का ये सामान है, तो ये सामान जो है 850 का है, ठीक है। अब हम लोगों ने 850 से कितना यूनिट परचेस किया था, हमें तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है ना। ये देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन ऐसे छोटा सा ही है, ठीक है। हमें यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है, पर यूनिट इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने बोला है, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा। ये 850 कितने यूनिट का कॉस्ट निकल के आया। From 200. हाँ, 200। तो फिर पर यूनिट का कितना होगा। मैम 4.25. 800, अगर 200 यूनिट का, सॉरी 800 बोल रहा है, 850 अगर 200 यूनिट का प्राइस है तो एक यूनिट का कितना हो जाए। डिवाइड करने से 4.25, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने लिया नहीं ना, ये दो आइटम का जो ट्रीटमेंट किया है उसको हमें नोट दे देना चाहिए। है तो क्वेश्चन छोटा सा, बट इस ये दोनों पे हमें नोट देना पड़ेगा कि हम लोगों ने कैश डिस्काउंट को क्यों कंसीडर नहीं किया, और दूसरा है कि वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसका क्या कंसेप्ट। क्वेश्चन तो नोट यहाँ पर लिखेंगे पहला कि इनपुट क्रेडिट is available for एडमिट हो ही नहीं रहा है। हाँ, एडमिट ही नहीं हो रहा। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर IGST paid, so not added with परचेस कॉस्ट, या फिर जीएसटी भी लिख सकते हैं। जीएसटी लिखा हुआ था, जीएसटी लिखा था, ठीक है। देखो बोल रहा है कि इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको परचेस प्राइस के साथ ऐड नहीं किया, क्योंकि ऐड करके क्या फायदा, वो तो रिफंड हो जाएगा, मतलब वो मेरे पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको ऐड नहीं कर रहे, वो एक पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बस वेट में कुछ हो रहा है, सब एक एक करके बाहर निकल।
अब यहाँ पर बोल रहा है ये जो कैश डिस्काउंट है इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हम लोग लिखेंगे कैश डिस्काउंट is not considered for valuation of material as it is treated as it is treated as interest and finance charges। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बार बार सब पे डाउन हो जाती है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। तो देखो यहाँ पर इट इज ट्रीटेड एज, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस। बताते हैं इसका मतलब, ये ऐसे लिखने का मतलब भी हम बता देते हैं। देखो ये जो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कभी अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता है, एंट्री नहीं होता मतलब उसका इम्पैक्ट आता है बट एंट्री नहीं होता है। तो जो तुम लोग पीएल में लिखते हो ना, बाई डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, वहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना पीएल में, ऐसे जैसे सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट रिसिप्ट, मैंने डेटर को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड। तो ये कौन सा वाला डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है। तो ये कहाँ आता है, पीएल में आता है। तो अगर हम लोग मेटेरियल खरीद रहे हैं तो वो कहाँ दिखाएंगे बोलो तो, ट्रेडिंग में दिखाते हैं, पीएल में दिखाते हैं, या अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा तो वहां दिखाते हैं। चलो और थोड़ा सा डिटेल्स में बोलते हैं। हम लोग तो मेटेरियल खरीद रहे हैं, तो मेटेरियल खरीद रहे हैं उसका अगर लेजर बनाएंगे तो वो कहाँ दिखाना चाहिए, ट्रेडिंग पीएल या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में दिखाएंगे। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होता है इन दैट केस हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हैं। लेकिन अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोला है, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाएगा, जो मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर ही तो रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो वो रॉ मटेरियल खरीद के कहाँ लिखेगा, यहाँ लिखेगा। और ट्रेडिंग में क्या लिखेगा, ट्रेडिंग में ये रॉ मटेरियल, लेबर, ये सबको यूज करके जितना रुपए का वो गुड्स बनाएगा, उस फिनिश गुड्स को यहाँ ट्रांसफर करेगा, फिर उसको सेल करेगा, सेल करके जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिखेगा, फिर उसको पीएल में ट्रांसफर करेगा, है ना। तो मटेरियल का जो है कॉस्ट वो ट्रेडिंग में तब लिखते हैं अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है, तब लिखा जाता है। अदरवाइज फैक्ट्री का खर्चा हुआ या फिर कुछ और हुआ इस तरीके का जो मतलब, तो यहाँ पर वही बोल रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग रॉ मटेरियल परचेस वगैरह करने से वो लिखते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तब हम लोग उसको ट्रेडिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैश डिस्काउंट जो है वो हमारे मटेरियल के वैल्यू को कंसिडर करने में वैसे भी काम नहीं आता। ये कैसे ट्रीट होता है, जैसे इंटरेस्ट का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा ट्रीट होता है, मतलब पीएल में ये वहां जाता है तो उसके पहले ही वो लिख लिया जाएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखा जाएगा या तो ट्रेडिंग में, लेकिन सही होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में तब लिखोगे जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अवेलेबल नहीं है तब, ठीक है। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट को यहाँ कंसीडर करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब ये बन गया। थर्ड नंबर हम लोगों ने कर लिया था बिकॉज ये ईओक्यू पे बेस्ड था, ठीक है। फोर्थ नंबर भी हम लोगों ने कर लिया, ये ईओक्यू पे बेस्ड था। फिफ्थ नंबर भी हम लोगों ने कर लिया, ये ईओक्यू पे बेस्ड था। ये सबको नहीं, ये मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल वाला था। सिक्स्थ भी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर
ये 7th नंबर वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, इलास्ट्रेशन 7। सर इसमें क्या बोला है, यहाँ पर एक स्टॉक आउट का कंसेप्ट दिया है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन स्टॉक आउट पे बेस्ड है। अब ये स्टॉक आउट क्या होता है, स्टॉक आउट का मतलब कि अगर हमारे पास कस्टमर स्टॉक लेने आया, ठीक है, हम लोग जो भी बेचते हैं, जैसे यहाँ पर इनका काम है कि 4 व्हीलर्स का टायर बेचना, ठीक है, तो अगर मान लो कि 4 व्हीलर्स का टायर ही बेचते हैं, कस्टमर लेने आया और हम लोग उसे बेच नहीं पाए, क्यों नहीं बेच पाए, क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं था, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्टॉक आउट हो गया है, ठीक है। अब स्टॉक आउट होना ऑब्वियसली अच्छा बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक आउट होगा, पहला तो हम लोग बेच नहीं पाए उसका लॉस है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल लॉस होता है। दूसरा नॉन फाइनेंशियल लॉस भी होता है। कैसा होता है नॉन फाइनेंशियल लॉस, कि इसके बाद क्या होगा कि ऐसा एक मार्केट में बात आ सकता है कि भाई इस दुकान में तो ये चीज मिलता नहीं है, ये लोग तो स्टॉक रखते नहीं है, जब भी जाओ पूछो तो बोलेगा नहीं है स्टॉक, नहीं आज नहीं कल मंगवा देंगे, ऐसा होता है ना। तो ऐसे होने से क्या होता है, कस्टमर जो है उतना पसंद नहीं करता इस तरीके के दुकान में जाने का, ठीक है। तो अगर स्टॉक आउट है तो इससे क्या होगा, एक तो फाइनेंशियल लॉसेस तो तुरंत होगा ऑन दैट मोमेंट, और एक नॉन फाइनेंशियल लॉसेस क्या होगा कि रेपुटेशन मार्केट में खराब होगा। और ये रेपुटेशन जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए खराब होने लगे तो फिर से फाइनेंशियल और भी लॉसेस दिखेगा, ठीक है। तो स्टॉक आउट होने से हमारा दो तरीके का लॉस दिखता है, एक होता है फाइनेंशियल लॉस, एक नॉन फाइनेंशियल, और ये नॉन फाइनेंशियल लॉस भी फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सिचुएशन बार बार हुआ, मतलब हर बार अगर किसी कस्टमर को वापस जाना पड़ा, या फिर जो भी कस्टमर आ रहे हैं उन्हें अगर लगातार वापस ही जाना पड़ रहा है, स्टॉक उन्हें मिल ही नहीं रहा है, तो वो कोई मतलब बिजनेस के लिए अच्छा चीज तो होता नहीं है, ठीक है, तो उससे हमारा लॉसेस ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने दिया है, बोल रहा है मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन 4 व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कंपनी का नाम दिया है मेसर्स टायरो ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेड मतलब किसी से 4 व्हीलर खरीदते हैं, 4 व्हीलर का टायर, और फिर कस्टमर को बेच देते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब ये 4 व्हीलर का टायर बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं, वो ट्रेड करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे कैलकुलेशंस वगैरह में, ठीक है, ट्रेड करें या मैन्युफैक्चर करें। स्टॉक आउट तो जिसका होगा, स्टॉक आउट का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरर को भी जैसा होगा ट्रेडर को भी वैसा ही होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये स्टॉक रखते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी, मतलब हर तरीके का जो गाड़ी है, हर तरीके का जो व्हीकल है, उसके लिए वो लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉक यानी कि ये टायर्स रखते हैं। लेकिन in year in 22-23 the report of sales manager revealed that Messrs Tyro Tubes experienced stock out of tires। नॉर्मली ये तो ठीक ठाक क्वांटिटी रखते हैं ताकि स्टॉक आउट ना हो, लेकिन 22-23 में एक रिपोर्ट दिया है सेल्स मैनेजर ने, और उन्होंने ये बताया है कि स्टॉक आउट हुआ है टायर्स का, ठीक है, 22-23 में। तो कैसा स्टॉक आउट हुआ है, बोल रहा है स्टॉक आउट ऑफ डेटा इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 100 टायर स्टॉक आउट हो गया है, ऐसा सिचुएशन हुआ है 2 बार। 80 टायर स्टॉक आउट हो गया, ऐसा सिचुएशन हुआ है 5 टाइम्स पूरे ईयर में, ठीक है, क्योंकि वो पूरे ईयर का डेटा है 22-23। 50 टायर्स स्टॉक आउट हो गया, ऐसा हुआ है 10 टाइम्स। 20 टायर्स स्टॉक आउट हो गया, ऐसा हुआ है 20 टाइम्स। 10 टायर स्टॉक आउट हो गया, ऐसा हुआ है 30 टाइम्स। और 0 टायर स्टॉक आउट हो गया, मतलब स्टॉक आउट 0 टायर का मतलब ये हो गया कि जितना हमारे पास अवेलेबल था उतना ही डिमांड हुआ, हम लोगों ने डिमांड फुलफिल कर दिया, ठीक है, हमें कस्टमर को लौटाना नहीं पड़ा। ऐसे पूरे साल में 33 टाइम्स हुआ है, ये हमें डेटा दिया है, ये 22-23 का दिया है। अब हमें बोला है मेसर्स टायरो ट्यूब्स लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट हो जाता है तो उनका लॉस कितना होता है, एक यूनिट पे 150 रुपए का, ठीक है, ये लॉस होता है। एंड स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। और अगर ये स्टॉक आउट नहीं करना चाहे तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। सेफ्टी स्टॉक का मतलब जो स्टॉक ये रखते हैं वो इनफ नहीं हो रहा है, तभी तो स्टॉक आउट हो रहा है ना। इतने ये जो स्टॉक आउट हुआ है कब हुआ है, जैसे मार्केट में 100 टायर का डिमांड था, ठीक है, मतलब 100 टायर बेचने का
सिचुएशन क्रिएट हुआ था बट ये बेच नहीं पाए, स्टॉक आउट हो गया, ठीक है, ऐसा 2 बार हुआ। 80 टायर्स का डिमांड हुआ बट ये कर नहीं पाए, ठीक है। तो अगर ये 80 टायर्स के साथ साथ कुछ और भी रख लेते सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अगर ये कुछ और सेफ्टी स्टॉक रख लेते तो फिर इनका स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही अपना स्टॉक रखना चाहेंगे तो बोल सकते हो कौन सा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा टायर रखेंगे स्टॉक में ताकि स्टॉक आउट ना हो तो, हाँ बोलिए। मैम कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, सही है, ठीक है। अगर हम लोग स्टॉक आउट से बचना चाहते हैं तो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो कैरी करने का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक रखते कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, इससे इस डिसीजन से स्टॉक आउट कॉस्ट कम होगा कि ज्यादा। अरे अगर सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो क्या स्टॉक आउट होगा, नो मैम। कम होगा ना, होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम। और अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे कि कैरिंग कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो फिर स्टॉक आउट कॉस्ट चांसेस क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट का चांसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला चांसेस है, पता है ये चांसेस है, लेकिन ये चांसेस नहीं है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, फिक्स्ड का मतलब कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं बोल रहे। जैसे अगर हम 5 एक्स्ट्रा टायर रख रहे हैं तो मुझे पता है कि 50 रुपीज करके मुझे 150 रुपीज का खर्चा बेयर करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये मुझे पता है। लेकिन ये जो स्टॉक आउट कंडीशन होता है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा स्टॉक आउट इतना ही होगा, क्या स्टॉक आउट हम लोग फिक्स्ड डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे दुकान में कब कितना स्टॉक आउट होगा, क्या इसका कोई गारंटी है या फिर ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को एक बार बिजनेस के हिसाब से सोचो कि अगर हम लोग ये टायर बेचने बैठे हैं तो हमारा क्या स्टॉक आउट होगा, क्या ये हम लोग बोल सकते हैं या फिर इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो स्टॉक आउट कब होता है। हाँ, बोलो। अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, मुझे लग रहा है कि हाँ कस्टमर इतना आएगा उतना आएगा, ठीक है, लेकिन नहीं आया तो स्टॉक आउट नहीं हुआ, ठीक है। मुझे लगा ही नहीं था कि इतने सारे कस्टमर आ जाएंगे, मेरे पास उतना स्टॉक ही नहीं था, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा। तो ये स्टॉक आउट जो है ना, ये तो चांस है, ठीक है, चांस, यानी इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में प्रोबाबिलिटी, ठीक है। ये चांस को ही मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। मतलब इसका हम लोग कुछ फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन कैरिंग कॉस्ट फिक्स बोल सकते हैं। अगर हम 50 टायर एक्स्ट्रा रखेंगे तो मेरा कितना खर्चा होगा, अगर हम 100 टायर एक्स्ट्रा रखेंगे तो मेरा कितना खर्चा होगा, ये हम बोल सकते हैं। बट मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट एक्चुअली कितना होगा वो एक चांस है, ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही होगा, क्योंकि वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कब कस्टमर ज्यादा आ जाए कब कस्टमर कम आ जाए वो तो हमें नहीं पता। मतलब हमें स्टॉक आउट का जो कॉस्ट है वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बताएंगे, इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी का रीजन बताया कि क्यों प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होगा। स्टॉक आउट कॉस्ट हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा उसका एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट हम लोग जो है कैलकुलेट करके सही सही बोल सकते हैं कि भाई इतना सारा कैरी किया है तो कैरिंग कॉस्ट इतना है तो इतना कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल। अच्छा, सेफेस्ट स्टॉक लेवल मतलब हमें वो स्टॉक लेवल फाइंड आउट करना है जो हमारे लिए सेफ होगा। सेफ होने का मतलब क्या है, सेफ होने का मतलब ये है कि हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा और कैरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम। जब हम लोग ईओक्यू पढ़ रहे थे तो ईओक्यू क्या है, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, जहां पर कैरिंग कॉस्ट, वहां कैरिंग कॉस्ट और हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट में कंफ्लिक्ट होता था, ये बढ़ता था तो ये कम हो जाता था, ठीक है, अगर इसको कम करने जाते थे तो ये बढ़ता था। तो ईओक्यू उसका सोल्यूशन था कि हम लोग ईओक्यू अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारा ये दोनों कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर स्टॉक आउट कॉस्ट को कम करने जाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, और स्टॉक आउट कॉस्ट को
मतलब कैरिंग कॉस्ट को कम करने जाओगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कौन सा ऐसा स्टॉक लेवल होगा जिसमें हमारा स्टॉक आउट सिचुएशंस भी नहीं, मतलब कम क्रिएट होगा। ठीक है, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी कम होगा। ऑप्टिमम का मतलब जो है कम में, जितना कम में अच्छा हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इतना स्टॉक रखेंगे तो हमारे लिए सेफ भी है। ठीक है, सेफेस्ट स्टॉक भी है वो, मतलब स्टॉक आउट सिचुएशन भी नहीं क्रिएट होगा, और ऊपर से जो है हमारा जो है कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन इतना सा ही है, इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा ये पता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो प्रीवियस डेटा है इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जो स्टॉक आउट होने का चांसेस है वो कितना कितना है। ठीक है, तो पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है, स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे? प्रीवियसली जो सिचुएशन है उसको देख के ढूंढेंगे कि प्रीवियसली ऐसे हुआ था, तो वही हम लोग इससे ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टॉक आउट यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक आउट। जैसे हम लोग चांस कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रीवियसली अगर कुछ हुआ है वो डेटा दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली कैसा कैसा स्टॉक आउट हुआ है, 100 टायर, 80, 50, 20, 10 और 0। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100, 80, 50, 20, 10 और 0। ठीक है, कितने बार हुए हैं? नंबर ऑफ टाइम्स 100 टायर स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा पूरे ईयर में 2 टाइम्स हुआ है। 2, 5, 10, 20, 30। 2, 5, 10, 20, 30 और ये 33 था। ठीक है, ये 33 था। अच्छा, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टोटल। ठीक है, किस चीज का टोटल? ये कितने बार पूरे साल में कितने बार स्टॉक आउट हुआ, तो ये ऐड करो। 2 + 5 7, 7 और यहाँ पर हो गया 30, 30, 60, 67 + 33 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो पूरे ईयर में 100 टाइम स्टॉक आउट हुआ। ठीक है, तो 100 टाइम स्टॉक आउट हुआ, लेकिन 100 टायर स्टॉक आउट हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगा? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 100 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसा है कि 100 टायर स्टॉक आउट हुआ, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है? अगर थोड़ा सा मैथ्स के हिसाब से बोले तो प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है, टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो आउटकम मतलब जिस चीज के बारे में हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा कितना बार स्टॉक आउट हुआ, तो टोटल आउटकम कितना है बोल सकते हो? यहाँ से देख के टोटल आउटकम कितना है? 100। 100। ठीक है, 100 और फेवरेबल मतलब जो इंसिडेंट मुझे चाहिए, मुझे क्या इंसिडेंट चाहिए कि कितना बार स्टॉक आउट हुआ है, तो फिर 100 टायर्स कितना बार स्टॉक आउट हुआ है? 2 times. 2 टाइम्स, तो 2/100। अब इसको हम परसेंटेज में कर लेंगे। ठीक है, ये वैसे प्रोबेबिलिटी मैथ्स में परसेंटेज में भी यूज होता है, बट ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में यूज किया जाता है। हम लोग चाहे तो पॉइंट में भी रख सकते हैं, चाहे तो परसेंटेज में भी कर सकते हैं, जैसा करना चाहो कर सकते हैं। अगर हम लोग परसेंटेज में करेंगे तो 2% होगा, और अगर पॉइंट में रखेंगे तो शायद 0.02 आएगा, मतलब 2/100। जो भी रखोगे चलेगा। ठीक है, एक ही बात है, कैलकुलेशन हो जाएगा किसी भी तरीके से। तो 0.02 तो दोनों में से कोई भी एक तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं 100, ये हो जाएगा फिर 0.02 या फिर 2%। अब ये कितना हो जाएगा? 5/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? मतलब इंटू 100 करने से तो 5% होगा, और 5/100 करने से वैसे कितना होगा? 0.05। ठीक है, और 10/100 करने से 0.10, 20/100 करने से 0.20, 30/100 करने से 0.30, 33/100 करने से 0.33
3 इतना होगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज में करेंगे तो ये सिंपल 2%, 5% वो भी लिख देते, लेकिन कोई एक ही डेटा हमें लिखना है, क्योंकि ये 20% होगा ना, हाँ ये 20%, ये 30% और ये 33%, किसी भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर डिपेंड करके हमें अपना जो है अगर ये चांसेस है स्टॉक आउट होने का, तो इस डेटा के ऊपर डिपेंड करके हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल। तो ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सा कॉस्ट चाहिए, हमारे कौन से दो कॉस्ट में कंफ्लिक्ट हो रहा है, स्टॉक आउट कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, तो वो कैलकुलेट करेंगे जिसमें वो दोनों कॉस्ट मिनिमम होगा, ठीक है, जिसमें वो दोनों कॉस्ट मिनिमम होगा, मतलब सेफ्टी स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू करके हम लोग आंसर निकालेंगे, जिसमें मिनिमम होगा वही हमारा ऑप्टिमम होगा, क्योंकि वही दोनों का तो कंफ्लिक्ट हो रहा है, वही मैंने समझा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, ये सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ये कैलकुलेट करेंगे, ये क्यों करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जब हम लोग सेफ्टी स्टॉक का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा दो कॉस्ट आ जाता है वहां, स्टॉक आउट कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये दोनों कॉस्ट जहां मिनिमम होगा उतना ही हमें सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टॉक रख लेंगे तो क्या फायदा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, सेफ्टी स्टॉक का कॉस्ट कम जरूर होगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा एक चीज बहुत कम ऐसे तो नहीं करना है ना, ऑप्टिमम में क्या होगा कि दोनों हमारा जहां मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या कॉलम रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, तो पहले कॉलम का नाम होगा सेफ्टी स्टॉक लेवल, हमें तो यही आइडेंटिफाई करना है, सेफ्टी स्टॉक लेवल, इसका आंसर हम लोग यूनिट में निकाल लेंगे, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक लेवल। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सेफ्टी स्टॉक रखने के बाद भी हमारा कितना स्टॉक आउट हो सकता है, ठीक है, तो स्टॉक आउट कितना हो रहा है यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर स्टॉक आउट कॉस्ट जो कि रुपीस में निकालेंगे, फिर निकालेंगे एक्सपेक्टेड, बताते हैं ये एक्सपेक्टेड क्यों लिखा, एक्सपेक्टेड मतलब ही वही कि प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ठीक है, चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी में ही एक्सपेक्टेशन भी एक टॉपिक होता है मैथ्स में, वो निकालते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन का मतलब ही वही प्रोबेबिलिटी का यूज करके, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी करने से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हमें यही तो कैलकुलेट करना था, हमें क्या निकालना था, जहां पर हम लोग का स्टॉक आउट कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा तो दोनों का टोटल करेंगे, जहां पर टोटल सबसे कम आएगा वही सेफ्टी स्टॉक लेवल हमें रखना चाहिए, ठीक है। अब हर एक सेफ्टी स्टॉक लेवल में स्टॉक आउट होगा कि नहीं होगा उसके लिए स्टॉक आउट कॉलम बना लिया, अब ये स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये समझ में आएगा, ये सारे कॉलम्स का जो रीजन है वो समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि ऐसा पिछले साल मतलब 22-23 में, ठीक है, 22-23 में ऐसा हुआ है कि 100 टाइम्स हमारा टायर स्टॉक आउट हुआ है, ठीक है, ऐसा 2 टाइम्स हुआ है, सॉरी 100 टायर स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 टायर को एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या है, 100 है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि हमारा ये इतना 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 स्टॉक आउट हुआ है, ठीक है, तो हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक आउट हुआ
इतना कितना सारा टायर 100, तो मैक्सिमम डिमांड भी क्या हो गया 100, ठीक है। इससे ऊपर तो कभी स्टॉक आउट हुआ नहीं है, मतलब इससे ज्यादा बिकता नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें 100 टायर्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि 100 टायर के लिए लोग आ गए बट हम लोग नहीं दे पाए, तो ऐसा हुआ है ना 2 बार, तभी तो उसे स्टॉक आउट बोल रहे हैं। तो 100 टायर अगर हम लोग ऐसे सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो क्या हमारा स्टॉक आउट होगा? पहले ये बोलो कि अगर हम लोग 100 टायर्स एज ए सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं तो क्या हमारा स्टॉक आउट होगा? नो मैम। नहीं होगा, ठीक है। सही आंसर है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना है 100, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ मेरा गोडाउन है, यहाँ मेरे पास अगर 100 टायर्स है, ठीक है, और मेरा मैक्सिमम डिमांड अगर 100 है, तो मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर मेरे पास 80 टायर्स का डिमांड आता है तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो 100 रख रखा है। मेरे पास अगर 50 का डिमांड आ गया तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो 100 टायर रखा है। मेरे पास अगर 20 का डिमांड आया तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने 100 टायर रख रखा है। मैंने मेरे पास अगर 10 का डिमांड आया तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने 100 टायर रख रखा है। मेरे पास कुछ भी डिमांड नहीं आया तब तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 100 टायर्स को एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो मेरा किसी तरीके का स्टॉक आउट होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। स्टॉक आउट होने का कोई चांसेस नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी हम नहीं निकाल रहे हैं। वैसे अगर निकालोगे तो स्टॉक आउट बिल्कुल ना हो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ से टेबल से बोल सकते हो। स्टॉक आउट बिल्कुल ना हो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, चाहे परसेंटेज या ये पॉइंट जिसमें बताना चाहो बता सकते हो। चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे उसका जरूरत नहीं। मैम स्टॉक 33%। हाँ 33%, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं स्टॉक आउट बिल्कुल ना हो ऐसा 33% चांसेस है, या फिर 0.33 जो लिखना चाहो लिख सकते हो। 0.33 लिख देते, कैलकुलेशन करने में आसानी है, ठीक है। ये ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या कुछ होगा? अगर हम लोगों का स्टॉक आउट होगा ही नहीं तो क्या कोई स्टॉक आउट कॉस्ट होगा? नो मैम। नहीं होगा, ठीक है। स्टॉक आउट कॉस्ट कितना करके है बोल दिया था, पर यूनिट 150 करके, इसलिए मैंने @150 लिखा है। अच्छा, तो अगर स्टॉक आउट कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में पता चलेगा ये एक्सपेक्टेड क्या होता है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वो तो होगा ही, क्योंकि हम लोग अगर स्टॉक रख रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट कितना करके बोला था क्वेश्चन में? बोला था 50 करके। तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट है @50। बोलो कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा हम लोग को? कितना स्टॉक कैरी कर रहे हैं? 100 into 50 100 5000। इंटू 50, हाँ 100 इंटू 50 5000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इन द सेंस यहाँ पर कौन सा दो कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट? मैम 5000। 5000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कितना स्टॉक एज ए सेफ्टी स्टॉक लेवल रखे, बोलो। इसके बाद हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए? 100 तो हो गया मैक्सिमम, इसके बाद क्या अप्रोच ले सकते हैं? मैम 80। इसके बाद हाईएस्ट डिमांड क्या? 80। तो अगर हम लोग 80 सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं तो क्या हमारा स्टॉक आउट होगा? हाँ मैम होगा। होगा। कब होगा बोलो? सही है, होगा। कब होगा? मैम जब 100 टायर्स का डिमांड होगा तब 20। हाँ सही है। अगर मेरे पास ये मेरा गोडाउन है, यहाँ पर मेरे पास 80 टायर है, ठीक है। तो मेरे पास अगर कोई 100 टायर लेने आ गया तो मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। लेकिन 50 लेने आया या 20 या 10 या 0, तब स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन बाई चांस अगर 100 लेने आ गया, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हुआ था पहले, तो फिर चांसेस है कि अगर 100 लेने आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा टेबल में बोला ही नहीं है, हमें मैक्सिमम 100 बोला है। तो ऐसा होगा कि हमारे पास स्टॉक आउट हो जाएगा। अगर हम लोग 80 रखते हैं तो हमारे पास एक बार ऐसा हो सकता है स्टॉक आउट होगा। तो कितने क्वांटिटी का स्टॉक आउट हो सकता है? मैम 20। 20, क्योंकि मेरे पास डिमांड आएगा 100 का, मेरे पास अवेलेबिलिटी होगा 80 का। तो हम 20 का स्टॉक आउट सिचुएशन मुझे फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो 20 का स्टॉक आउट सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है, इसका चांसेस कितना है बोलो? इसका चांसेस कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी, यहाँ से टेबल से देख के बोलो प्रोबेबिलिटी कितना? कैसे बताओगे? 20 स्टॉक आउट कब होगा? जब मुझे कोई 100 डिमांड करेगा। तो 100 डिमांड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर कोई 100 डिमांड करेगा
उसका जितना प्रोबेबिलिटी है, मेरा 80 स्टॉक रखने से स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी भी उतना ही है। बात समझ में आए? अगर मेरे पास कोई 100 डिमांड करेगा और मैंने 80 स्टॉक रखा है, तभी ना मेरा स्टॉक आउट सिचुएशन होगा 80 स्टॉक के केस में, बाकी किसी केसेस में स्टॉक आउट नहीं होगा। तो मेरे पास 100 डिमांड आएगा, इसका चांसेस कितना है? मैम 2%। 2%, ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखो 100 डिमांड हुआ, ऐसा टू टाइम्स हुआ ना, 2 टाइम्स यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला 2%, मतलब 0.02। तो 0.02 चांसेस है कि हमारे पास 20 स्टॉक का स्टॉक आउट हो जाए, मतलब 20 टायर्स का स्टॉक आउट हो जाए, 0.02, ठीक है। तो अब स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा? तो 150 करके 150 पर यूनिट, अगर 20 यूनिट टायर स्टॉक आउट हो जाता है तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा? मैम 80 रुपीज का प्रोबेबिलिटी ठीक से समझ नहीं पाया, हमारे घर बोल दीजिए। कौन सा होगा? मतलब ये 0.02 प्रोबेबिलिटी क्यों लिखी, मतलब वो 100 स्टॉक 2 बार डिमांड हुआ था जीरो इसीलिए। 0.02 इसीलिए लिखे, मतलब ये 2% क्यों लिए, ये है ना क्वेश्चन। तो 2% इसीलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा 20 टायर स्टॉक आउट हो जाए, इसका चांसेस कब जनरेट होगा? जब मुझे कोई 100 टायर का डिमांड करेगा, पहले ये क्लियर है। हाँ ये मैम। 20 कहाँ से लाए हम लोग? 20 का आंसर कैसे लाए? कि मेरा मैक्सिमम डिमांड तो 100 है, ठीक है। अगर हम 80 टायर्स रख रहे हैं तो मेरा स्टॉक आउट एक ही बार हो सकता है फॉर 20 टायर्स। बोलो, 20 क्वांटिटी ऑफ टायर्स के लिए मेरा स्टॉक आउट हो सकता है, हाँ कि ना? हाँ अगर मैम। हम, है ना। तो अब मुझे बोलो कि ये 80 मैंने रखा, मैंने अपना सेफ्टी स्टॉक अब 80 रखा। अब 80 रखने से मेरा स्टॉक आउट एक ही बार हो सकता है, वो भी 20 टायर्स का, तब होगा जब मुझे कोई 100 टायर का डिमांड आ जाए, ठीक है। और 100 टायर का डिमांड आने का चांसेस कितना है? मैम 2%। 2%। पूरे साल में तो ये हुआ था ना, तो इसका आंसर तो 2% आया था। तो इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा 80 टायर्स रखेंगे और इसके वजह से 20 स्टॉक आउट हो जाएगा, इसका चांसेस 0.02 है, बिकॉज 100 डिमांड होने का चांसेस ही तो मेरा 0.02% है। तो फिर मेरा 100 डिमांड का मतलब ही तो 20 स्टॉक आउट इन केस ऑफ 80 सेफ्टी स्टॉक, है ना। हाँ मैम समझ गए। समझ गए, ठीक है। तो अब स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा? एक यूनिट का 150 रुपए, तो फिर स्टॉक आउट वैल्यू कितना है? 20, तो 20 टायर्स का कितना हो जाएगा स्टॉक आउट कॉस्ट? बोलो कितना हो जाएगा? एक टायर का स्टॉक आउट होने से 150 रुपए का लॉस, तो 20 टायर का स्टॉक आउट होने से 3000. 3000 का लॉस, ठीक है। लेकिन 3000 का लॉस पूरा थोड़ी ना होगा, क्यों? क्योंकि ये तो टोटल हो गया कि 20, लेकिन हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो एक्सपेक्टेशन कितना है, ये स्टॉक आउट होने का 0.02, ठीक है। तो फिर ये कॉस्ट पे 0.02 लगाओ, लगा के मुझे बोलो कितना आंसर आ रहा है। मैम 60। 60, ठीक है। तो 3000 इंटू 0.02 हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का रुपीज। रुपीज लिखने का जरूरत नहीं, मैंने कॉलम रुपीज का बना रखा है, ये हो गया मेरा 60, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो है एक्सपेक्टेशन P ऑफ E, इसमें आंसर ऐसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू जिस चीज का हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन किस चीज का निकाल रहे हैं कि हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। क्योंकि ये तो देखो 20 टायर्स मेरा स्टॉक आउट हो सकता है, अगर मैंने 80 रखा तो मैक्सिमम मेरा 20 टायर स्टॉक आउट हो सकता है, लेकिन इसका चांसेस ये जरूरी नहीं है कि 20 टायर्स मेरा स्टॉक आउट होगा ही होगा। इस सिचुएशन का क्रिएट होने का चांसेस है मेरा 2%। तो अगर 20 टायर स्टॉक आउट हुआ तो मेरा 3000 रुपए का खर्चा है, ठीक है। लेकिन इसका चांसेस अगर 2% है तो मेरा खर्चा 3000 नहीं, 3000 इंटू 2%, मतलब 60 रुपीज का खर्चा होने का चांसेस है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। क्योंकि जरूरी नहीं है
कि मेरा ये 3000 ही होगा, क्योंकि ये तो टोटल है, लेकिन मेरा ये सिचुएशन क्रिएट थोड़ी ना 100%। अगर मेरा ये सिचुएशन होगा, मुझे पता ही होता, देखो अगर मुझे स्टॉक आउट कितना है ये मुझे अगर पता होता, तब तो फिर क्या है, तब तो फिर हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालने का जरूरत ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये चांसेस पे ही डिपेंड है, ये तो रैंडम इंसिडेंट है ना, हमें क्या पता कब, जैसे बारिश होगा नहीं होगा हमें क्या पता, वैसे ही कस्टमर कस्टमर कब ज्यादा है कब कम आए हमें तो नहीं पता ना। तो अब हम लोग एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं ना कि इस जैसे होता है ना कि आज ये डे पे ज्यादा कस्टमर होता है, ज्यादा भीड़ होता है, हर एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि हर एक प्लेसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आज की डेट पे ये दिन में थोड़ा ज्यादा जो है लोग आते हैं, जैसे कोई दिन बंद रहा ग्रोसरी शॉप, जैसे केशवपुर में जो है मंडे बंद रहता है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ट्यूसडे ज्यादा भीड़ हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसा सब सिचुएशन होता है, तो प्रोबेबिलिटी तो 20 टायर स्टॉक आउट हो, लेकिन इसका ये 100% चांसेस थोड़ी ना, गारंटी थोड़ी ना कि 20 ही मेरा स्टॉक आउट होगा, ये मैक्सिमम 20 हो सकता है, लेकिन ये होने का चांसेस 0.02। अगर 20 स्टॉक आउट हुआ तो 3000 का खर्चा, बट ये 20 स्टॉक आउट होने का ही तो प्रोबेबिलिटी है 0.02, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा खर्चा हो जाएगा 60, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टॉक आउट कॉस्ट और उसका एक्सपेक्टेशन कितना है कि 3000 का 0.02 यानी कि 60। क्यों? क्योंकि 2% चांसेस है ऐसा होने का, तो खर्चा भी मेरा 2% दिखाना पड़ेगा। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 80 टायर्स को कैरी करेंगे, एक टायर कैरी करने का खर्चा 50 रुपीज, तो फिर 80 टायर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, बोलो कितना टोटल करोगे, बताओ क्या टोटल करोगे, 4000 प्लस 3000 या 4000 प्लस 60, क्या करना चाहिए? 4000 प्लस 3000। नहीं, 3000 तो लेना ही नहीं है ना, 3000 से ही तो हम लोगों ने 60 बनाया, हमें तो एक्सपेक्टेड वाला ही लेना है कि चांसेस है कि 60 रुपीज का खर्चा होगा, ये तो फिक्स्ड है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, ये फिक्स्ड है, क्योंकि अगर हम 80 टायर्स रखेंगे तो मेरा 50 करके अगर खर्चा होता है तो ये 4000, इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये कम ज्यादा हो सकता है, ये इतना ही होगा, अगर 80 टायर्स रखेंगे तो ये इतना होगा ही होगा। लेकिन मेरा 20 टायर स्टॉक आउट होगा कि नहीं, उसका चांसेस अगर 0.02 है, तो 20 टायर्स का स्टॉक आउट होने का खर्चा अगर 3000 है, तो अगर ये होने का चांसेस ही मेरा 2% है, तो मेरा खर्चा भी 2% होगा। तो 4000 प्लस 60, 4060, फिर हमें एक्सपेक्टेड वाला ही लेना पड़ेगा ना, जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा किसी चीज का खर्चा इतना हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन होगा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सिचुएशन अगर हुआ तो इतना खर्चा एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन होने का चांसेस बस 2% है, ठीक है। तो फिर मेरा खर्चा क्या होगा, फिर मेरा खर्चा यहाँ पर ये अगर हो गया तो 60 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज जो है, आप देखो 20 स्टॉक आउट हो या ना हो हमें नहीं पता, हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अपने खर्चे को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों का खर्चा फिर 60 हो सकता है, क्योंकि चांसेस क्या है ऐसा होने का 0.0। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग 50 टायर्स एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ठीक है, तो अगर 50 टायर्स एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो हमारा स्टॉक आउट कब कब हो सकता है, कौन कौन से डिमांड में हमारा स्टॉक आउट हो सकता है? में 80 और 100। 80 और 100, ठीक है। तो कितना कितना स्टॉक आउट हो सकता है, अगर 100 डिमांड में आ गया तो स्टॉक आउट क्वांटिटी कितना होगा, 50। और 80 अगर डिमांड हो गया तो फिर स्टॉक आउट क्वांटिटी कितना होगा, 30, ठीक है। 30, 50 और 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक आउट 50 और यहाँ पर लिख देते हैं 30, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी टेबल से बताना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी कितना है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे सोचना पड़ेगा कि मैंने 50 रखा है स्टॉक, अब मेरा 50 में 50 स्टॉक आउट कब होगा, जब 100 डिमांड होगा, और 100 डिमांड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक बार याद दिला दिया, अब बोलो कितना कितना प्रोबेबिलिटी लिखे टेबल देख के। ये 50 स्टॉक आउट कब होगा, जब मेरा 100 डिमांड होगा, और ये 30 स्टॉक आउट कब होगा, जब मेरा 80 डिमांड होगा। अब 100 स्टॉक आउट, 100 डिमांड का चांसेस कब कितना है, 2%। 0.02, ठीक है। और ये 80 डिमांड होने का चांसेस 0.05। 0.05,
ठीक है। तो अब स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 यूनिट अगर स्टॉक आउट हो गया, 50 इंटू 150 और 30 इंटू 150, तो देखते हैं कितना होता है। 7500 4500, ठीक है। अच्छा, ये टोटल सिचुएशन क्रिएट हुआ, ऐसा चांसेस 0.02, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7500 इंटू 0.0, तो ये हो गया 150, ठीक है। और ये हो जाएगा 4500 इंटू 0.05, तो ये हो गया 225, ठीक है। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? हम लोग अगर 50 टायर कैरी करना चाहेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15 टू 15 टू 50 यानी 2500। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये दोनों का टोटल प्लस ये, मतलब 3 टोटल करना पड़ेगा। 3 टोटल करके बताओ कितना होता है? 2500 प्लस 225 प्लस 100, मैम 2875। 2875। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा स्टॉक रखेंगे? 20। अगर हम लोग 20 रख रहे हैं तो हमारा स्टॉक आउट कब कब हो सकता है? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि कम कम स्टॉक रख रहे हैं ना। तो 20 रखेंगे तो कब कब स्टॉक आउट हो सकता है? जब 100 का डिमांड होगा, 80 का होगा, 50 का होगा। इसके नीचे वाले पे तो स्टॉक आउट नहीं होगा। तो बोलो, जब 100 का डिमांड होगा तो कितना स्टॉक आउट हो सकता है? 20 टायर्स रखे हैं, डिमांड 100 का आ गया, तो स्टॉक आउट कितना होगा? मैम 50, 80 और 100। 100, 100, ये कितना हो रहा है? 80, तो और ये 80 कितना? और 60, 60 और 30। 30, 80, 60 और 30, इतना इतना स्टॉक आउट हो सकता है। 80, 60 और 30। अच्छा, 80 स्टॉक आउट हो, इसका चांसेस क्या है? वो तो 100 डिमांड पे होगा। 100 डिमांड पे हमें पता है, लिख लिया हम लोगों ने 2-3 बार, बोलो याद हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू याद हो जाना चाहिए, 0 पॉइंट। बोलो 80 स्टॉक आउट कब होगा? जब 100 डिमांड होगा, और 100 डिमांड का चांसेस कितना है? अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 0.02। 02। अब 60 का स्टॉक आउट कब होगा? अगर 80 डिमांड हुआ। अब 80 डिमांड होने का चांसेस कितना है? 0.05, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा? अगर हमारा 50 डिमांड हुआ तब हमारा 30 स्टॉक आउट होगा। और ऐसा सिचुएशन पूरे साल में 10% हुआ था, मतलब 0.10, सॉरी 01 नहीं, 0.10 होगा शायद। 50 वाले केस को हमें देखना पड़ेगा। 50 वाला 0.10। तो अब यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे, तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 इंटू, सॉरी 80 इंटू 150, 60 इंटू 150 और 30 इंटू 150, कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। 80 इंटू 150 कितना होगा? मैम 12,000। अच्छा, 12,000, और ये हो जाएगा 9,000 शायद, हाँ। और इस मैम 9,000। हाँ, और 45, मतलब 4500, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो कि 80 टायर मेरा स्टॉक आउट हो गया। अब इसका चांसेस तो 0.02 है, तो पूरा 12,000 खर्चा बुक क्यों करें? जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही करेंगे। तो 12,000 का 0.02 तो 240 होगा आई थिंक। 9,000 का 0.05 मतलब 5945, मतलब 450 होना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 4,500 इंटू 0.10, मतलब 450, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? 20 टायर्स कैरी कर रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट 50 करके है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 1,000। तो टोटल कितना होगा? टोटल करके बताइए। मैम 450, 450, 140। 2 140। 140, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा सेफ्टी स्टॉक रखेंगे? बोलो, 20 तक कर लिया, बोलो अब इसके बाद कौन सा सेफ्टी स्टॉक रखें? 10 रखेंगे मैम। 10, ठीक है।
तो 10 अगर रखेंगे कब कब स्टॉक आउट होगा? अगर 100 डिमांड हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया। तो अगर 100 डिमांड हुआ तो कितना स्टॉक आउट होगा? 90। 90। अच्छा, और अगर हम लोग का 80 डिमांड हो गया तो कितना स्टॉक आउट होगा? 70। 70। हाँ। और अगर हम लोग का 50 डिमांड हो गया तो कितना स्टॉक आउट हो जाएगा? 40 और 10। 40। हाँ, 10। ठीक है। अच्छा, अब ये 90 स्टॉक आउट हो, इसका चांसेस क्या है? इसका चांसेस वही है, अगर हमारे पास 100 डिमांड आया तो 90 स्टॉक आउट होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 0.02। 70 स्टॉक आउट हो, ऐसा कब होगा? जब हमारे पास 80 का डिमांड होगा। 80 का डिमांड होने का चांसेस कितना है? 0.05। ठीक है। अच्छा, फिर 50 का डिमांड हो, इसका चांसेस कितना है? 0.10। और ये 50 का डिमांड हुआ तब ये स्टॉक आउट सिचुएशन होगा। और 20 का डिमांड हो, इसका चांसेस कितना था मार्केट में? 0.20। ठीक है, 0.20। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकता है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक आउट कॉस्ट, तो 90 इंटू 150, 70 इंटू 150, 40 इंटू 150 और 10 इंटू 150। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो सकता है? अगर 90 स्टॉक आउट हुआ तो कितना? 70 और 40 और 10, क्योंकि 150 करके स्टॉक आउट कॉस्ट है, तो ये तो हो जाएगा 1500। ये हो गया 15460, और ये 2 जीरो, और ये 157, 105 होता 500। है। 105, 10500, और ये 500। 13,000। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट। बट ये कॉस्ट पूरा नहीं लगेगा, 0.02 के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो 13,500 इंटू 2%, 270, 10,500 इंटू 5%, 525, और 6,000 इंटू 0 मतलब 60 या 600, 600, और 1,500 इंटू 20%, 300। अच्छा, और कैरिंग कॉस्ट 10 इंटू 50, 500। अब टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? हम 2195। 2195। ठीक है, 2195। अच्छा, अब अगर हम लोग जीरो सेफ्टी स्टॉक रखते, क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन हुआ है जहां स्टॉक आउट हुआ ही नहीं था, वो 33 टाइम्स भी हुआ है, तो हम लोग कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। तो अगर कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे तो हमारा स्टॉक आउट कितने कितने क्वांटिटी से हो सकता है? अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक कुछ भी नहीं रखा तो मेरा स्टॉक आउट कितने कितने क्वांटिटी से हो सकता है? स्टॉक आउट तो डिमांड के ऊपर क्रिएट होता है, तो कितने कितने क्वांटिटी से हो सकता मैम 10, 20, 50, 80, 100। है? मैम सभी के 100 से लिए हो लेकर 10 तक। जाएगा 100 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो 100, 80, 50, 20 और 10 तक। ठीक है। अच्छा, अब 100 स्टॉक आउट हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर 100 डिमांड में आया, 100 डिमांड कब कितना होता है? 0.02%। 80 डिमांड कितना होता है? 0.05। 50 डिमांड 0.10। 20 का डिमांड 0.20, और 10 का डिमांड 0.30। ठीक है, ये हो जाए। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टॉक आउट कॉस्ट। तो 100 इंटू 150, 80 इंटू 150, 50 इंटू 150, 20 इंटू 150, 10 इंटू 150। तो ये आ जाएगा, ये तो हो गया 1500। ये हो गया 15 इंटू 2 30, मतलब 3000। ठीक है, और 2 जीरो,
ये हो गया 7500, ये हो जाएगा कितना होता है 18 15 और 8 12 समथिंग ऐसे। ये हो जाएगा 15, ये 15,000, 15,000, ये वाला 12,000। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड निकालेंगे। अब ये 15,000 पूरा नहीं लगेगा, 15,000 का 2% तो 300 हो जाएगा, 12,000 का 5% मतलब 600 हो जाएगा, 7,500 का 0.1 मतलब 10% मतलब 750 हो जाएगा, 3,000 का 20% 600 हो जाएगा, 1,500 का 30% 15,345 मतलब 450 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कैरिंग कॉस्ट क्या होगा बोलो? जीरो, क्योंकि कुछ तो कैरी कर नहीं रहे तो जीरो हो गया। तो फिर टोटल कॉस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये तो 0 × 50 जीरो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? सिर्फ ये सारे कॉस्ट का टोटल, तो ये सभी कॉस्ट का टोटल करके, सॉरी ये सभी, हाँ ये कॉस्ट का टोटल करके बताना है। 1 2 3 4 5, 5 कॉस्ट जो दिख रहा है। 2700। 2700, ठीक है। तो अब ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें से मिनिमम कौन सा आया? टोटल कॉस्ट मिनिमम कौन सा है? ये 5,000 आया, ये 4060, 2875, 2140, 2195, 2700, तो मिनिमम कौन सा आया? 2140। मतलब 20। तो इसका मतलब हमें 20 सेफ्टी स्टॉक रखने से सबसे ऑप्टिमम सिचुएशन यही हमारे लिए होगा। मतलब बहुत ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखना बहुत अच्छा बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 100 80 50 ये सारे अप्रोचेस अगर हम लोग करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। अगर हम लोग 10 और 0 करेंगे तो भी देखो बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। तो मॉडरेट में हमारा आंसर क्या निकल के आया? 20। वो तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो फिर यहाँ पर पूछा था ना कि कौन सा ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 यूनिट इज सेफेस्ट स्टॉक लेवल as total cost is least, that is rupees 2,140 and it is optimum। ठीक है, यही ऑप्टिमम है। इसके अलावा बाकी सब हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिमम है। ठीक है, तो अगर हम लोग 20 यूनिट्स रखेंगे तो हमारा स्टॉक आउट हो सकता है, बट स्टॉक आउट, देखो यहाँ पर हम लोग स्टॉक आउट 0 कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? हमारा खर्चा बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2140, ये अगर हमारे लिए सबसे मिनिमम हो रहा है तो हमें 20 ही सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसीलिए आएगा बिकॉज हमें नहीं पता कि सच में ही इतना स्टॉक आउट होगा कि नहीं होगा, ये चांसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने ये टोटल किया था, ये 100 आ गया। एक चीज और भी बता देते, मान लो ये 100 के जगह फॉर एग्जांपल ये ऐसे डेटा था कि टोटल करके यहाँ पर 200 आया, तब कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे? सेम तरीके से, जैसे ये 2 पहला वाला 2/200 इंटू 100 ऐसे करके निकालोगे। मतलब इस केस में ये आ जाएगा 1%। ठीक है, या फिर 0.01 ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ये बाई चांस 100 आ रहा है, अगर यहाँ पर कुछ और डेटा आया तो भी सेम तरीके से ही होगा, क्योंकि ये 100 है तो बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, ये टोटल परसेंटेज हो गया, लेकिन अगर कुछ दूसरा डेटा है तो भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब बहुत बहुत केसेस में ऐसा लगता है हमें कि ये 100 है तो ये फिर 2% 5%, तो वो सभी जगह पे 100 हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये टेबल आसान है बिकॉज डेटा ऐसा दिया हुआ है कि 100 आ गया तो टेबल आसानी से बन गया। अगर वो 100 की जगह कुछ और डेटा आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तो इतने आसानी से 2% 5% 10% नहीं निकालेंगे ना। तब फिर कुछ डेटा ऐसा है, जैसे मान लो 250 वगैरह या कुछ और डेटा, तो फिर हमारा हो सकता है कि ये परसेंटेज का डेटा अप्रोक्सीमेशन वगैरह आ सकता है। ठीक है,
तो जो भी हो, क्योंकि स्टॉक आउट एक मतलब चांस के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें स्टॉक आउट कॉस्ट तो निकालेंगे, लेकिन वो तो टोटल होता है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन जितना है उतना हमें स्टॉक आउट कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट कैरिंग कॉस्ट पे हम लोग एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो थोड़ी ना प्रोबेबिलिटी है। अगर हम 20 टायर्स कैरी कर रहे हैं या 30 टायर्स कैरी कर रहे हैं, उसको कैरी करने का जो खर्चा है वो तो मुझे बियर करना ही पड़ेगा। उसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मुझे बियर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ये वाला बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरी लिखा था, एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो उस पे बेस्ड है। तो यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एबीसी सिस्टम फॉलो करते हैं तो फिर ये आइटम्स के लिए हमें एक प्लान दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन, लेकिन इसे करना कैसे है। तो अगर एबीसी सिस्टम याद है, तो एबीसी सिस्टम जो फॉलो होता है वो किस बेसिस पे होता है, इन्वेंट्री को कैसे क्लासिफाई करके हम लोग एबीसी सिस्टम फॉलो करते हैं, याद है तुम लोग को। एबीसी सिस्टम में ये था कि जो महंगा चीज है वो हम लोग कम रखते हैं क्वांटिटी में, और जो सस्ता है वो क्वांटिटी में ज्यादा रखते हैं। ठीक है, और उस पे कंट्रोलिंग भी काफी ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकल आइटम होता है। लेकिन जो सस्ता है उस पर उतना कंट्रोलिंग नहीं करना पड़ता है। जो मॉडरेट है उसमें मॉडरेट कंट्रोल होता है, वैल्यू भी मॉडरेट होता है, क्वांटिटी भी मॉडरेट होता है। बस इतना सा ही बात है, और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है कि इसको करें कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, आइटम को 1 2 3 4 करके 12, मतलब टोटल 12 आइटम्स है इनके पास। ठीक है, अब आइटम 1 क्वांटिटी में इतना है, आइटम 2 क्वांटिटी में इतना है। यूनिट का मतलब तो क्वांटिटी हो गया ना, इतना इतना, और इतने यूनिट का कॉस्ट इतना है, इतने यूनिट का कॉस्ट इतना है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि हम लोग इसमें से कौन से आइटम को ए कैटेगरी में देंगे, कौन से आइटम को बी में देंगे, और कौन से आइटम को सी में देंगे, क्योंकि हमें एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल जितना भी हमारे पास गोडाउन या जो भी है, जहां पर भी स्टोर बोलो, गोडाउन बोलो, जहां पर भी ये 12 आइटम्स है, टोटल 12 आइटम्स का टोटल पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब तो हमें पता चलेगा कि ये जो 7000 यूनिट्स है या ये 24,000 यूनिट है, ये क्वांटिटी में कितना परसेंट है। मतलब एक बार इसका टोटल निकालो तो फिर हम समझा सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका एक बार टोटल निकालिए कैलकुलेटर में। थोड़ा ये कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में थोड़ा इसका टोटल निकालने से कोई कर रहा है। हाँ मैम। 2,19,000। अच्छा, 2,19,000 ये टोटल है, उसमें से ये वन आइटम 7,000 यूनिट है, तो कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे आउट ऑफ दिस इतना। तो परसेंटेज निकाल के बोलना है कि वन आइटम कितना परसेंट है हमारे पास अवेलेबल। कैसे निकालोगे, टोटल है 2,19,000। हाँ, 7,000 डिवाइडेड बाई दिस वन इंटू 100, तो देखो कितना होता 3.19। है। हाँ, 3.19 ऐसे कुछ आएगा परसेंटेज। ठीक है, तो ये 3.19% हमारे पास अवेलेबल। इस तरीके से हम लोग सभी का परसेंटेज निकालेंगे, सभी का परसेंटेज निकालेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा आइटम हमारे पास कितने परसेंट में अवेलेबल है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग इसका कॉस्ट जो है उससे टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे। जैसे अगर 7,000 यूनिट जो आइटम है वो 5 रुपीज पर कॉस्ट, 5 रुपीज पर यूनिट करके है, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, 35,000। 35,000 ऐसे करके हम लोग सभी का टोटल कॉस्ट निकाल के फिर इसका भी टोटल निकालेंगे। ठीक है, इसका टोटल निकालेंगे। इससे फिर हम लोग क्या परसेंटेज निकाल पाएंगे कि वैल्यू का परसेंटेज कितना है,
समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर हम लोग ये परसेंटेज निकाल रहे हैं मतलब हमारे पास ये वन आइटम कितना परसेंटेज में है, मतलब क्वांटिटी कितना है। बोल रहे हैं कि ये आइटम हमारे पास 3% है क्वांटिटी बेसिस पे। अब कॉस्ट बेसिस पे निकालने के लिए हमें इसका टोटल कॉस्ट निकाल के इसका टोटल करके फिर क्या करना पड़ेगा, 35,000 डिवाइडेड बाई ये टोटल कॉस्ट इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज पता चलेगा। ऐसे करके हमें सभी आइटम का जो है क्वांटिटी वाइज परसेंटेज एंड वैल्यू वाइज परसेंटेज निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा ए कैटेगरी में जाएगा, कौन सा बी, कौन सा सी। अच्छा वो कैसे देखेंगे वो हम बताते हैं। ठीक है, एक एक करके पूरा बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा ना, पहले अभी जितना पता है उतना करते हैं। अब ये हम लोग क्वांटिटी और वैल्यू वाइज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एबीसी एनालिसिस तो क्वांटिटी और वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है लेकिन उसका वैल्यू कम है वो चला जाएगा सी कैटेगरी में, जो मॉडरेट है वो बी में चला जाएगा, और सेम तरीके से जो बहुत कम क्वांटिटी में है और उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है वो हमारे ए कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है क्वेश्चन मतलब क्या बोले उतना डिफरेंट कुछ नहीं होगा, एक ही तरीके का चीज हमें करते जाना पड़ेगा जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या कॉलम बनाएंगे हम लोग, पहले तो आइटम जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या बना रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रैंकिंग। ठीक है, अभी लिखते हैं, हम बता देंगे रैंकिंग क्या देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आइटम, यहाँ पर लिखेंगे यूनिट, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, यूनिट कॉस्ट मतलब एक एक आइटम का पर यूनिट कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और फिर रैंकिंग, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट फिर रैंकिंग। ठीक है, रैंक देने से क्या बेनिफिट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 से 12 तक हमें यहाँ पर आइटम लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 आइटम। अब कौन सा आइटम कितना था, तो 7,000, ये यूनिट में लिखेंगे, यूनिट ही है, ये कॉलम देखने से पता चलेगा। 7,000 24,000, 7,000 24,000, उसके बाद 1,500 600 38,000, 1,500 600 38,000। अच्छा फिर है 40 63 40 63 329,000 11,500, 329,000 1100, सॉरी 11,500 शायद, देख लेते हैं। हाँ, और 4,100। ठीक है, तो हम लोग इंडिविजुअली ऐसे देख के नहीं बोल सकते ये ज्यादा है ये कम है। ठीक है, हमें टोटल पे देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, वैसे ये ज्यादा होगा ऑब्वियसली, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से ये वाला आएगा 29,000 60,000 40,000 ये आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिख रहा है, मतलब 60,000 मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आएगा, बट हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना। तो इसका टोटल निकाला है 2,19,000। ठीक है, अभी निकाल के बताया आप लोगों ने, तो 2,19,000। अच्छा अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो पहला परसेंटेज आया 3.1963। ठीक है, उसके बाद वाला कितना आएगा हम एक दो दिखा देते हैं, बाकी हम जो है सोल्यूशन से लिख रहे हैं। ठीक है, देख के आप लोग घर पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन, इसको हम बार बार मतलब कैलकुलेट करके क्या पता है। परसेंटेज दूसरा वाला आ गया 10 पॉइंट, हम 4 डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, 9589। ठीक है, फिर उसके बाद वाला 1,500 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, ऐसे करके निकालना है परसेंटेज। तो ये हो गया 0.6849, 0.6849। ठीक है, हम लोग 2 डिजिट भी ले सकते हैं, बट यहाँ मैंने 4 डिजिट लिया है पॉइंट के बाद। 600 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.274 397 है तो 40, 0.2740, 38,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000
इंटू 100, 17.3516, क्योंकि 3515 है तो 3516, ठीक है। 40,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो 18.2648, ठीक है। फिर 60,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000। आप लोग चाहे तो नीचे से ये 41,000 से करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार कैलकुलेशन हो ही जाएगा, ठीक है। यहीं पर कैलकुलेशन हो जाएगा, घर पे देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 27.3972। अगर कोई कैलकुलेट कर रहे हो तो मुझे बताओ। 1.3699, और ये 300 वाला कितना हो जाएगा? 3000 से थोड़ा कम, मतलब 0.3699 ऐसे हो जाएगा। 0.3699। 300 है। 300 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, 0.13 आ रहा है, ठीक है। अभी गलत हो जाती है। 136,910, मतलब 136,699 कर देते हैं। 136,9 ये लिख दिया। अच्छा, फिर 29,000। 13.24। अच्छा, 13.2420 आएगा, ठीक है। 4 डिजिट ले रहे हैं तो वो लिख दिया। और इसके बाद वाला मैम 5.2511। 2511, और इसके बाद 41,000, और ये वाला मैम 18.721। 1.8 होगा शायद। 721। 8,100 है। तो ये 4,100 होगा, मैंने यही गलत लिख दिया है, सॉरी सॉरी। 4,100 होगा, तब ये वाला आएगा 1.8721, ठीक है। अच्छा, बिना कैलकुलेशन के बताना है कि इसका टोटल कितना। ये पूरा डेटा किस पे निकाला है हम लोगों ने? मैम 100 होगा। 100 होगा, क्योंकि ये 100% का ही तो अलग अलग पार्ट है। ये पूरा 100 होगा टोटल करने से। क्यों? क्योंकि ये तो आउट ऑफ 100 ही हम लोगों ने निकाला है। किसी भी चीज का परसेंट, लाइक 10%, 10% मतलब 10/100, तो ये सभी डेटा तो आउट ऑफ 100 है, तो ये सभी डेटा का टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 100 लिख लिया। अब यूनिट कॉस्ट वो तो क्वेश्चन में दिया है, बस देख देख के लिखना है। 5, 3, 10, 22, 5, 3, 10, 22, 5, 3, 10, 22। उसके बाद है 1.5, 0.5, 0.2, 3.5। 22 के बाद 1.5, 0.5 और 0.2, 3.5, ऐसा था 3.5। अच्छा, फिर उसके बाद 8, 40 पैसा, 7.1, 6.2। 8, 40 पैसा, 8, 40 पैसा, 7.1, 6.2, 7.1 और 6.2, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। तो 7,000 यूनिट और यूनिट कॉस्ट अगर हम लोग का 5 रुपीज करके है, तो 7 इंटू 5 यानी 35,000, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, 35,000, फिर 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 72 होता है, तो 72,000 हो जाएगा। इसका टोटल करते जाओ तुम लोग। 1,500 इंटू 10 तो 15,000, ठीक है। 6,000 इंटू 22, 22 इंटू 6 हो जाएगा 132, और उसके बाद 2 0, ठीक है। 132 उसके बाद 2 0। अच्छा, उसके बाद है ये 1.5 इंटू 38,000, ये मुझे करना। $57,000। 40,000 का 5%, ऐसे बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से मतलब ये हो जाएगा 20,000। अच्छा, 60,000 का 20% मतलब 12,000। और 3,000 इंटू 3.5 देख लेते हैं कितना। 10.5 मतलब 10,500। अच्छा, और 8 इंटू 300 मतलब 2,400। कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस करते जाने से ना मिल जाएगा। 29,000 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 11,600।
और 7.1 इंटू 11,500 81, हाँ 6 और 4100 25,420। अब इसका टोटल कर रहे हो, ये वो इसका टोटल 5,720। 3,55,770। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, अब हम लोगों को इसका भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट का परसेंटेज कितना है। तो कैसे निकालेंगे, एक एक बता दो कैसे निकालेंगे। जो आइटम 1 है उसका कॉस्ट में कितना परसेंट है, मतलब टोटल कॉस्ट तो पूरे गोडाउन में या स्टोर में इतने रुपए का सामान है 3,55,770। ठीक है, उसमें से ए आइटम अगर उतना है, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा। 35,000 डिवाइडेड बाय, कैसे निकालेंगे मैम पहले 35,000, वाले का 9.8%। पहले वाले का 9 डिवाइडेड बाय 3,55,000। हाँ, तो पहले वाले का 9.8378 ऐसा है। तो हम इसको एक बार लिख देते हैं 4 डिजिट लेके 8378। ठीक है, उसके बाद वाला अब हम लिख देते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट नहीं करें। उसके बाद वाला सेम तरीके से आएगा 20.2378। ठीक है, ये घर पे एक बार देख लेना है। और ये तो कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं, इसीलिए हम लिख रहे हैं, आंसर से देख के ही हम भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3.7103। उसके बाद आ जाएगा 16.0216। नेक्स्ट आ जाएगा 5.6216। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 3.3730, 2.9513 और 0.6746। अच्छा, 3.2605, 22.9502, 7.1451 और इसका भी टोटल 100 आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन चाहो तो एक बार देख सकते हो, बाकी ठीक ही है क्योंकि मैंने तो आंसर देख के लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें रैंकिंग देना है। ठीक है, तो रैंकिंग किस हिसाब से देंगे, हमें एबीसी के हिसाब से रैंकिंग देना है। तो यहाँ पर रैंकिंग हम लोग ऐसे देंगे कि जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा वाला आया, तो परसेंटेज देख के दे सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है, ये वाला 22.9502, ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, ये सबसे कॉस्टली है क्योंकि ये कॉस्ट का परसेंटेज है, तो इसे मैंने दे दिया 1 रैंक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कौन सा आएगा, हम लोग कॉस्ट के बेसिस पे रैंक दे रहे हैं। ठीक है, और अगर वैल्यू के बेसिस पे भी देंगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा वैल्यू ये वाला आया हम लोग का यूनिट कॉस्ट, नहीं वैल्यू बेसिस पे, ये यूनिट बेसिस पे तो ये सबसे कम है ऐसा तो नहीं दिखा रहा है। एक सेकेंड, नहीं ये सबसे कम है ऐसा नहीं दिख रहा है, ये 5.25 है। नहीं, हमें पहले वैल्यू के बेसिस पे ही देना पड़ेगा, मतलब जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे, क्योंकि महंगा है कि सस्ता है उसके ऊपर डिपेंड करता है एबीसी एनालिसिस। फिर जो महंगा है उसको हम लोग कम क्वांटिटी में रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट पहले मायने रखेगा, तो सबसे महंगा ये वाला है तो इसको 1 देंगे। उसके बाद नंबर 2 मैम। फिर उसके बाद नंबर 2 आइटम ये वाला महंगा है 2। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ये 20, थर्ड नंबर पे आ जाएगा 9, नहीं ये वाला 16, 16 आएगा शायद, हाँ थर्ड नंबर पे 16 आएगा। फिर उसके बाद 16 के बाद 7, नहीं 9, 9, 9 के बाद ये 4, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, हाँ फिफ्थ। सिक्स्थ नंबर पे आएगा 7 के बाद 5, ये वाला। ठीक है, ये वाला आ जाएगा 7, 5 पॉइंट समथिंग। उसके बाद 4।
2.16। हाँ, फिर ये 8 हो जाएगा, 4.2 5 पॉइंट ये हो गया। अच्छा 8। अच्छा फिर 9th नंबर में आ जाएगा 3.71 3.333 3.26, तो 3.71 ये आना चाहिए, ये 9। इसके बाद 3 रिलेटेड और भी है, ये एक 3 है, ये एक 3 है, तो ये 10, ये वाला 11। ठीक है, 3 वाला सारा कंप्लीट, अब बचा है 2 और ये, तो 11, फिर ये हो गया 12। एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? 12 आइटम है तो 12 में 3 4 5, ओ 6 नहीं काउंट किया मैंने, हाँ 6 टोटल। हाँ मैम, वो 5% 6 नंबर होगा। ये वाला 6 हाँ मैम, होगा। अच्छा तो 7 कौन सा वाला हो रहा है और सर? 4% नंबर 7। 4% 7 हुआ, 4%। 7th नंबर। अच्छा ये वाला 7 हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया मेरे से, ये और 7 मैम हो जाएगा। 3.78 और उसके बाद तो इसका मतलब 427, ये वाला भी फिर गलत हो गया होगा। ये ठीक है, 3 6 ये तो ठीक कर लिया, ये 10 12 भी गलत हो गया होगा। ये 3.7 वाला कितना हो जाएगा, 8 नंबर इसका मतलब, ठीक है। 8 फिर होगा। 3 6, हाँ, और फिर ये 9, और इन दोनों में 9, और ये वाला 10 हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला, ये 3 वाला 10 हो जाएगा, 3.3 है, 3.2 है, 10, फिर ये दोनों में 2 पॉइंट, ये 11 और ये 12 हो जाएगा। ऐसे में 4 2 चेक कर लेते, 42783 42783 6, और इसके बाद 9 11 12, 9 11 12 10 1 और 5, ठीक है, ये रैंक हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वैल्यू का एजम्पशन लेना पड़ेगा कि हम लोग कौन से वैल्यूज को ए कैटेगरी में डालेंगे और कौन से वैल्यूज को जो है बी, और कौन से वैल्यू के केस में सी कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ये हमें खुद से एक एजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे लिखते हैं, बेसिस फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल, एजम्पशन के ऊपर करेंगे। ठीक है, एज्यूम, कोई चाहे तो कोई दूसरा एजम्पशन भी ले सकता है, जैसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि 50,000 एंड एबव अगर हुआ कॉस्ट, तो हम लोग उसे ए आइटम मानेंगे। ठीक है, और अगर 15,000 से 50,000 के अंदर का कॉस्ट हुआ, ठीक है, मतलब अगर कोई भी आइटम 15 से 50,000 के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसे हम लोग बी आइटम मानेंगे, और बिलो 15 हुआ, बिलो 15,000 हुआ तो हम लोग उसे सी मानेंगे। ठीक है, लेकिन ये कोई रूल्स नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो देन फॉलो द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 50 एंड अबव ऐसे, अब 50 से अलग भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन अलग मानना है ठीक है मान सकते हैं, लेकिन हमारे वैल्यूज को क्रॉस नहीं करके जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ तक है, हमारा मैक्सिमम ये वाला है 81,650 जो रैंकिंग में 1 है, तो हमारा ये जो 50,000 एंड अबव है ना, तो वो हमारा अबव ये आ रहा है, मतलब हमें जो लेना है वैल्यूज को, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रेंज के बाहर चला जा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने लिखा है 50,000 या उससे ज्यादा हुआ तो ए आइटम मानेंगे, 15,000 से 50 हुआ तो फिर बी आइटम मानेंगे, बिलो 15 हुआ तो सी आइटम मानेंगे, तो हम लोग कोई भी बेसिस में कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से स्लैब हम लोग बना सकते हैं। अभी तक एबीसी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं किया, अब कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of plan of A, B, C selective control is given below। तो कैसे बने, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू के हिसाब से किया है जो कि करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे रैंकिंग, क्योंकि हम लोगों ने तो रैंक दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रैंकिंग का एक कॉलम बनाएंगे, फिर रैंक के हिसाब से उस आइटम का नाम तो नहीं है, नंबर के हिसाब से आइटम है, तो फिर वो परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, कितने यूनिट वो है हमारे पास अवेलेबल, और कॉस्ट
फिर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और कैटेगरी। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो रैंक के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो जो रैंक 1 है, ठीक है, जो रैंक 1 है, यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं रैंक 1। ठीक है, तो रैंक 1 आइटम नंबर कितना है, रैंक 1 आइटम नंबर 11 है। ठीक, तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, अब ये आइटम कितना टोटल यूनिट में कितना है, 5.2511। ठीक है, तो ये देख देख के लिखना है 5.2511। ये आइटम हमारे पास इतना परसेंट है। ठीक है, इस आइटम का कॉस्ट कितना है, इस आइटम का कॉस्ट है 81,650। ठीक है, 81,650, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये कितना है 22.9502, 22.9502। ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रैंक 2। रैंक 2 आइटम नंबर कितना है, रैंक 2 जो है वो आइटम नंबर है 2, और उसका परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट 10.9589। तो ये हो गया 2 10.9589। उसका कॉस्ट है हम लोग का 72,000 और 20.2378। तो 70,000 और 20.2378। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर रैंकिंग 3, रैंकिंग 3 में कौन सा वाला है, थर्ड नंबर रैंक में है ये वाला आइटम नंबर 5, 17.3516, 17.3516। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट है 57,000 और 16 पॉइंट, इतना दिख रहा है 57,000 और 16.0216। ठीक है, तो ये कॉस्ट हम लोग का कौन से वाले स्लैब में आ रहा है, ये कॉस्ट हम लोग का 50,000 एंड अबव वाले में आ गया। देखो 50,000, क्योंकि हम लोगों ने रैंकिंग वहां वैल्यू के हिसाब से दिया था, तो ये सब हाईएस्ट वैल्यू वाला दिख रहा है 50,000 एंड अबव। और भी कोई आइटम आएगा कि नहीं हम लोग देख लेते। फोर्थ नंबर में एक बार देखते हैं क्या आइटम है। फोर्थ नंबर वाला है यहाँ पर आइटम 1। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला हो गया आइटम 1, और इसमें हमारा 3.1963, ये वाला 3.1963, और जो कॉस्ट है वो है 35,000 और 9 पॉइंट समथिंग है, ये 35,000 और ये है 9.8378। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो है 35,000 कॉस्ट हो गया, मतलब 15 से 50,000 वाले स्लैब में चला गया। तो इसका मतलब कंफर्म है कि यही हम लोग का ए कैटेगरी में आ रहा है, ये हम लोग का ए कैटेगरी में आ रहा है। इसे और हमें आगे इसमें चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तीनों ही एक कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 4 के बाद 5 रैंकिंग में जो आएगा इससे कम होते जाएगा रैंकिंग, तो उसी हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आइटम है ये यहाँ पर हम लोग क्लोज करके लिख सकते हैं कि इसका कैटेगरी क्या है, इसका कैटेगरी ए है। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का आइटम कितना है, यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आइटम है, टोटल 3 आइटम है यहाँ पर। ठीक है, इसका टोटल जो है ना हम देख के आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग बाद में चेक कर लेना, 33.5617 है, और इसका टोटल होगा 2,10,650। ठीक है, उसके बाद ये है 59.2096, तो ये ए कैटेगरी में चला गया। मतलब ए कैटेगरी वाला चीज हमारे पास 59 पॉइंट समथिंग है, मतलब लगभग 60% के आसपास। इसका मतलब बाकी दोनों आइटम जो है इससे कम ही होगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अब फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ का देखते हैं क्या कंडीशन है। फिफ्थ नंबर जो रैंकिंग पे है वो है 12th नंबर आइटम 1.8721, 12th नंबर आइटम 1.8721। ठीक है, और उसका कॉस्ट है 25,420, 25,420। ठीक है, और इसका परसेंटेज यहाँ पर 7.1451। ठीक है, 7.1451। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ के बाद हम लोग सिक्स्थ लिखेंगे, ये भी हम लोग का कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, 25,420, मतलब 15 से 50,000 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिक्स्थ नंबर वाला लिखेंगे। सिक्स्थ नंबर में ये हो गया 40,000, ये हो गया 18 पॉइंट, ये 18.2648। ठीक है, सिक्स्थ नंबर, ये भी 18.2648। ठीक है, 18.2648, और कॉस्ट है 20,000 और 5.621, 20,000 और 5.621।
16 ऐसा है, ठीक है। और सेवेंथ नंबर देख लेते हैं, सेवेंथ नंबर का इधर आएगा कि नहीं आएगा। सेवेंथ नंबर का है, आ जाएगा 15,000 के अंदर है ना, तो 15,000। थर्ड नंबर 0.6849, तो ये हो गया थर्ड नंबर आइटम 0.6849। कॉस्ट है 15,000 और ये है 4.2162, ठीक है 4.2162 ये यहाँ पर। अच्छा ये हम लोग का हो गया सेवेंथ नंबर रैंकिंग। अब एट्थ वाला देखते हैं, ये 15,000 से नीचे है, मतलब ये हमारा रेडी हो गया बी कैटेगरी, ठीक है। ये बी कैटेगरी रेडी हो गया, क्योंकि वो तो 15,000 से नीचे जो है वो तो सी कैटेगरी में चला जाएगा, इसके बाद सब 15,000 से नीचे है। तो यहाँ पर फिर से टोटल 4 आइटम है ऐसा हमारे पास, जिसका यहाँ पर टोटल 24.0181, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या परसेंटेज इतने क्वांटिटी में है। और कॉस्ट है इसका 95, ये टोटल करने से आएगा 95,420 और यहाँ पर आ जाएगा 26.8207। ये हो गया बी कैटेगरी। इसका मतलब बाकी सभी सी कैटेगरी में चला जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11 और 12, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12 8 नंबर आइटम है हम लोग का 4, ठीक है। 9th नंबर आइटम है हम लोग का 7, तो 4, 7 यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और ये हो गया 7। अच्छा 10th नंबर आइटम, 10th रैंकिंग वाला आइटम 10th है और 11 रैंकिंग वाला 8 है, तो 10, 8, 10 का 10, 11 का 8 और 12 का हो जाएगा, 12 का हो गया हम लोग का 9, ठीक है ये लिख लिया 9। अच्छा अब यहाँ पर लिखना है सभी का परसेंटेज ऑफ यूनिट। अच्छा यहाँ पर हम लोग 8th नंबर से देखते हैं, तो 8th नंबर से हम लोग का हो जाएगा 0.2740, 0.2740। अच्छा सेवेंथ वाला यहाँ पर ये वाला 0. ये सेवेंथ वाला है, ये 9, ठीक है। मतलब 7 तो आइटम नंबर है, 9th रैंकिंग 27.3972, 27.3972, ठीक है। हम थोड़ा देख के लिख रहे हैं क्योंकि आगे पीछे करने में टाइम लगेगा। समझ तो गए हो क्या करना है, जस्ट देख के लिख लेना है, ठीक है। तो हम भी यहाँ से देख देख के लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो टेबल तुम लोग के सामने है, तो तुम लोग अपना कॉपी में देखो, मुझे तो आगे पीछे स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। तो टोटल कितने सारे 1, 2, 3, 4 कितने सारे आइटम है 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स है, ठीक है। अच्छा इसका टोटल हो जाएगा 42.420, ठीक है। अब टोटल में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कैसा अप्रोक्सीमेशन लिया, उन्होंने कैसा लिया है मुझे नहीं पता। तो क्योंकि हम थोड़ा आंसर देख के लिख रहे हैं, तो हो सकता है इसमें थोड़ा लास्ट में 2, 3 में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। वो देख लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो लिख लिख दोगे, ठीक है। फिर ये हो गया 13,200, 12,000, ये लाइन बाय लाइन बस देख देख के लिखना है। 11,600 और उसके बाद यहाँ पर 10,500 और 2,400, तो टोटल हो जाएगा 49,700। और यहाँ पर ये आ गया 3.7103, ठीक है। उसके बाद 3.3730, 3.3730, 3.2605, 3.2605, ठीक है। ये सभी डेटा मिल जाएगा वहां पर देखने से, जैसे अभी तक देख के लिखा 9513 और 0.6746, तो इसका टोटल 13,969.7। तो ये सी कैटेगरी में आ गया, ठीक है। सी कैटेगरी में आ गया। अब इसका ग्रैंड टोटल भी अगर करना चाहे, मतलब ये सब प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। टोटल 12 आइटम है, ठीक है। और ये टोटल करने से 100 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो परसेंटेज था ना, परसेंटेज तो टोटल फिर यूनिट का परसेंटेज कितना होगा 100, और टोटल कॉस्ट का भी परसेंटेज कितना हो जाएगा 100, और टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3,55,770। ये अगर हम लोग इसका भी टोटल करते हैं ना, ये जो टोटल कॉस्ट, हाँ ये वाला, ये 3,55,000 ऑलरेडी कर सकता था हम लोगों ने, वही वाला यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगरी, अगर हमें बोला तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस कम होता है, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। हाँ अब इतना सारा आइटम नहीं देके 5-6 आइटम देके मे भी दे सकता है, लेकिन उसमें करोगे ही क्या, 5-6 आइटम से तो इतना
जो है टेबल बनेगा ही नहीं एबीसी, ठीक है, वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। तो मेनली हमें क्या करना है, वैल्यू देख लेना है, ठीक है, कि वैल्यू कौन सा कैसा है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू जितना ज्यादा है उसका फिर हम लोग एक स्लैब बना लेंगे, और ये चीज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छा बात है, उसी हिसाब से हम लोग स्लैब बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा स्लैब बनाएंगे वैसा आंसर होगा। जैसे अगर हम लोग इसको 50,000 की जगह 40,000 करते हैं तो वैसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी में वैसे जैसे यहाँ पर हमारा जो है सबसे ज्यादा आइटम सी कैटेगरी में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का देखो सबसे ज्यादा वैल्यू 59 और यहाँ पर 26, उससे थोड़ा सा कम, और ये 13, यहाँ पर 13 पॉइंट, ये 13 पॉइंट होगा 13.96, ठीक है। तो इसीलिए सी वैल्यू कम, सबसे कम, ये मॉडरेट और वो सबसे ज्यादा, ठीक है। और क्वांटिटी में देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा है 42, ये उससे कम 24, और ये हम लोग का हो गया 33, क्वांटिटी 33.5617, ये आ रहा है 24.0181 क्वांटिटी, और इधर आ रहा है हम लोग का 42.4202, ठीक है। ये सी जो है ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमें दिख रहा है, ठीक है। ए वैसे बी से ज्यादा क्वांटिटी में हुआ है, लेकिन मेन बात वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा उस पे उतना क्रिटिकल वे में हमें उसको ऑपरेट करना पड़ता है। वैल्यू के हिसाब से ही हम लोग मेनली एबीसी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बाइफर्केशन में वैल्यू के हिसाब से ही किया है। मेन बात वैल्यू है, ठीक है। और वैसे भी जो वैल्यूएबल चीज होता है वो हम लोग कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। बाकी यहाँ पर बी का क्वांटिटी इसमें ज्यादा आया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा, अब और तो कुछ कर नहीं सकते हैं आज, ये करने में टाइम चला गया, ठीक है। यहाँ पर भी एक एबीसी वाला दिया है, क्लासिफाई करने बोला है कि इसमें बोलना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ए आइटम है, कौन सा बी आइटम है, कौन सा सी आइटम है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ये भी उसी तरीके का है, मतलब आंसर देना पड़ेगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं, ये जस्ट देख के बताना पड़ेगा कि क्या है, और उसका आंसर जो है लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होमवर्क देते हैं, ये वाला किया तो इस पे ये ट्राई कर सकते हो, इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, हमें बोला ये सब वैरायटीज ऑफ आइटम है। एक चीज बता देते हैं, ये यहाँ लाइन नहीं लगा हुआ है, ये एक्चुअली टोटल कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया नहीं है, ये टोटल है, ठीक है। इतना बता देते, इसके हिसाब से क्लासिफाई करना है एबीसी एनालिसिस की कौन सा ए आइटम है, कौन सा बी, कौन सा सी, विथ रीजन, ठीक है, रीजन के साथ ये। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये वाला होमवर्क देख सकते हैं। मैम ये थोड़ा सा शेयर कर देना क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है।